प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका आज के इस ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सानंद होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में रत भी होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके जो कक्षा 9 की परीक्षाएं हैं वह विद्यालय में ही आयोजित होंगी, यानी विद्यालय में उपस्थित होकर ही आपको अपनी परीक्षाओं को देना है। घर से परीक्षा देने का कोई विकल्प आपके समक्ष नहीं है। अतः आप पूरी गंभीरता के साथ, तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ, सावधानी के साथ अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें और विद्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित तिथि से आप तनाव रहित होकर अपनी परीक्षाएं दें। इस सूचना को आप अपने दूसरे विद्यार्थियों तक भी प्रेषित कर सकते हैं कि कक्षा 9 की परीक्षाएं विद्यालय में ही आयोजित की जाएंगी। विद्यालय में उपस्थित होकर ही आपको परीक्षाएं देना है और पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता के साथ विद्यालय परिवार आपकी परीक्षाएं आयोजित करता है। जैसे आज आपकी कक्षाएं आयोजित हो रही हैं, तो आप विद्यालय में उपस्थित होकर ही अपनी परीक्षाएं देंगे। तो इसके साथ ही आज की इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं और आज की इस कक्षा में हम सब विचार करेंगे आपके हिंदी प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 4 व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित प्रश्न खंडों पर। आप सब जानते हैं कि प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत प्रस्ताव लेखन या निबंध लेखन होता है। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत पत्र लेखन होता है। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं, उनका उत्तर आपको लिखना होता है। और प्रश्न संख्या 4 व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित होता है, जिसके अंतर्गत आपसे भाववाचक विशेषण बनाने को, भाववाचक संज्ञा बनाने को, विशेषण बनाने को या विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरों का वाक्य प्रयोग और वाक्य संरचना या वाक्य संश्लिष्ट या संश्लेषण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यह होते हैं इस प्रश्न संख्या 4 में जितने भी प्रश्न होते हैं, जितने भी खंड होते हैं, उसके उत्तर में, उसके समाधान में यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो आप सब जानते हैं कि आपके पूरे अंक कट जाते हैं। इसमें वर्तनी संबंधी या विराम चिन्ह संबंधी, अनुस्वार संबंधी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपका पूरा अंक उस प्रश्न के लिए कट जाता है। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर देते समय हमेशा विशेष सतर्कता और विशेष सावधानी बरतें कि किसी भी प्रकार की उसमें कोई गलती ना हो, किसी प्रकार की कोई उसमें त्रुटि ना हो पाए। तो आज की इस कक्षा में हम इसी प्रश्न पर विचार करेंगे और इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जो अंतिम खंड होता है उस खंड पर हम सबसे पहले विचार करेंगे और फिर आगे की कक्षाओं में हम सब बाकी भाववाचक संज्ञा या विशेषण या विलोम और पर्यायवाची पर विचार करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 का जो खंड 6 होता है, जिसमें खंड 6, 7 और 8 ये पांचवा जो खंड होता है उसमें खंड 6 और 7 और 8 यह 3 अंक के लिए 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह प्रश्न वाक्य संरचना से संबंधित होते हैं। तो इसके विषय में हम आज की इस कक्षा में जानेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि शब्दों का वह समूह जो हमारे भावों को या विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करे या प्रकट करे, उसे हम वाक्य कहते हैं। अनेक कक्षाओं में आप इसको पढ़ चुके हैं। इसके बाद वाक्य के अंग, इसको भी आप बेहतर जानते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? आपकी जानकारी के लिए पुनरावृत्त कर दिया जाता है। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, या वाक्य में जो कार्य को करने वाला होता है वह उद्देश्य होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझे कि राम घर जाता है। इस उदाहरण में आप देखेंगे कि किसके बारे में बात कही गई। राम घर जाता है में राम के विषय में कहा गया है, तो राम शब्द उद्देश्य होगा। या एक दूसरी पहचान हमने आपसे कही कि वाक्य में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को जो करने वाला होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। तो वाक्य में घर जाने की क्रिया हो रही है, घर जाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम यहां पर उद्देश्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पहले की कक्षाओं में हमने आपसे यह भी बताया है कि सामान्यतः वाक्य का जो पहला हिस्सा होता है वह उद्देश्य होता है
फिर दूसरा जो इसका अंग है विधेय। विधेय किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो भी बातें बताई जाती हैं, जो कुछ भी कहा जाता है, वह सब विधेय होता है। तो राम घर जाता है, इस वाक्य में राम के विषय में कौन सी बात बताई गई है? घर जाने की। तो घर जाता है यह जो वाक्यांश होगा यह विधेय के अंतर्गत आएगा। तो ये हो गया वाक्य के अंग। अब हम वाक्य के भेद के विषय में जानेंगे। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर हम समझेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद अगर हम देखें विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में किसी भी कार्य के या किसी भी घटना के होने का वर्णन किया जाता है या कहने का वर्णन किया जाता है, उस कार्य के कथन का या घटना के कथन का वर्णन होता है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, इसमें सूर्य के पूर्व दिशा में उगने की घटना का या उसके उस कार्य का वर्णन किया गया है, कथन किया गया है। तो यह विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। आपकी पुस्तक में थोड़ी सी त्रुटि है, उसमें निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा ही विधानवाचक में भी दे दिया गया है, तो इसको जरा आप सावधानी से पढ़ेंगे। फिर है दूसरा निषेधवाचक। और निषेधवाचक वाक्यों में क्या होता है कि कार्य के न करने या न होने का कथन किया जाता है। यानी जिन वाक्यों में कार्य के न होने या कार्य के न करने का वर्णन किया जाए वह निषेधवाचक होता है। निषेधवाचक में आप सब जानते हैं नहीं का प्रयोग होता है। तो आप अगर इस प्रकार से वाक्य कहें कि तुम आज स्कूल मत जाओ, तो स्कूल जाने से मना किया गया है, स्कूल जाने को नहीं कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर स्कूल जाने की क्रिया को निषेध करने के कारण इस वाक्य में निषेधवाचक वाक्य होगा। तुम आज स्कूल मत जाओ या तुम आज स्कूल नहीं जाओ, यह निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रिया के लिए मना किया गया है। फिर है आज्ञावाचक वाक्य। शब्द से ही बाकी सब स्पष्ट है। आज्ञावाचक में आज्ञा, आदेश, अनुरोध या अनुमति का जहां बोध होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कक्षा से निकल जाओ। अब इसमें यदि किसी विद्यार्थी से कहा जाता है कि तुम कक्षा से निकल जाओ, तो वहां पर उस विद्यार्थी को आज्ञा दी जाती, आदेश दिया जाता है। तो जहां आदेश का भाव होता है, अनुमति का भाव होता है, आज्ञा का भाव होता है या अनुरोध का भी भाव होता है, वहां आज्ञावाचक वाक्य होता है। फिर इसी प्रकार संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। यानी दो क्रियाएं होती हैं इस वाक्य में, लेकिन एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे यदि आज वर्षा होती तो हरियाली होती। तो दो क्रियाएं हो चुकी हैं इसमें, एक वर्षा होने की और हरियाली होने की। तो इसमें हरियाली होने की जो क्रिया है वह वर्षा होने की क्रिया पर निर्भर करती है। तो यह संकेतवाचक या संकेतार्थक वाक्य कहा जाएगा। इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य आप सब जानते हैं, जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। इसकी पहचान एक और है कि वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह होता है और वाक्य में प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो जहां जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है प्रश्नसूचक शब्दों के माध्यम से, वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे यदि आप एक उदाहरण देखें कि तुम कहां जा रही हो। अब इस उदाहरण में जाने के लिए प्रश्न पूछा गया है, कहां जाने के लिए प्रश्न पूछा गया है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य होगा। फिर इसके बाद इच्छावाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में वक्ता या लेखक की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद का उल्लेख हो या उसका बोध हो, यानी जिन वाक्यों में यह पता चले कि आशा का भाव स्पष्ट हो रहा है, शुभकामना का भाव स्पष्ट हो रहा है, या इच्छा का भाव स्पष्ट हो रहा है, या आशीर्वाद देने की भावना स्पष्ट हो रही है, तो वहां इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे जब कोई विदा होता है तो हम उसे कहते हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो, या जब कोई प्रणाम करता है तो हम उसे आशीर्वाद देते हैं सदा सुखी रहो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, यह वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम अपनी इच्छा को, अपनी भावना को, अपनी मनोकामना को, अपनी शुभ कामना को व्यक्त करते हैं।
इसके बाद है संदेहवाचक। संदेहवाचक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इन वाक्यों में सामान्यतः संदेह का भाव प्रकट होता है, जैसे शायद मैं पास हो जाऊं। तो इसमें संदेह प्रकट किया गया है अपने उत्तीर्ण होने पर या अपने पास होने पर। या एक दूसरा उदाहरण आप देखें कि शायद कल मैं घर जाऊंगा या शायद कल मैं गांव जाऊंगा। तो इसमें गांव जाने की जो क्रिया है उसमें संदेह व्यक्त किया गया है। तो ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। विस्मयादि वाचक वाक्य, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा या विस्मय आदि का भाव प्रकट होता है, उसको हम विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम बहुत अच्छा खेले। तो इसमें जब किसी के कार्य से हमें प्रसन्नता होती है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। तो यदि आप अच्छा खेलते हैं तो आपकी प्रशंसा की जाती है और कहा जाता है कि आप बहुत अच्छा खेले। तो वह शब्द जो प्रयोग किया गया है यह विस्मय बोधक शब्द होता है। उसके बाद जो चिन्ह प्रयोग किया गया है वह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो यह भी विस्मयादि बोधक वाक्य का एक पहचान है, इससे भी आप इसको पहचान सकते हैं। तो ये हो गया अर्थ के आधार पर। अब इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के विषय में पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। नाम से ही स्पष्ट है, इसको भी आप कक्षा 8 और कक्षा 7 की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः आप इसको समझ लें कि सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है तथा एक ही विधेय होता है, यानी एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, वहां सरल वाक्य होता है। जैसे मैंने उसे क्रिया एक ना हो, क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है, लेकिन विधेय मैंने उसे पढ़ाकर विदेश भेजा। इसमें किसके विषय में बात की गई है? मेरे विषय में बात की गई है, यानी मैंने के विषय में बात की गई है। ठीक है, तो यहां मैंने उद्देश्य के रूप में प्रयोग हुआ है, एकमात्र उद्देश्य है, तो यह सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप संयुक्त वाक्य देखें तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वाक्य खंड स्वतंत्र होते हुए भी किसी योजक से जुड़े होते हैं। योजक का मतलब जोड़ने वाला। तो जहां 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र होते हुए भी किसी योजक से जुड़े हुए होते हैं, वहां संयुक्त वाक्य होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं और तुम खेल रहे हो। अब इसमें 2 वाक्य हैं, एक वाक्य है मैं पढ़ रहा हूं, दूसरा वाक्य है तुम खेल रहे हो। अब इन दोनों ही वाक्यों को योजक शब्द और के साथ जोड़ दिया गया है, यानी और का प्रयोग किया गया और दोनों को ही आपस में जोड़ दिया गया। संबंध बोधक अव्यय आपने पढ़ा है, उसके अंतर्गत इसको आप रख सकते हैं उदाहरण को। तो मैं पढ़ रहा हूं और उसके बाद योजक शब्द के रूप में और का प्रयोग किया गया और फिर दूसरा वाक्य लिख दिया गया तुम पढ़ रहे हो, तुम खेल रहे हो। तो इस तरह से यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। तीसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, यानी एक मुख्य उपवाक्य होगा और बाकी एक या एक से अधिक दूसरे उपवाक्य पहले उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं, वहां हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझे। उसने कहा कि वह बाजार से फल लाएगी। उसने कहा कि वह बाजार से फल लाएगी। अब इसमें बाजार से फल लाने और उसके कहने, ये दोनों जो क्रियाएं हैं एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, उसने कहा बाजार जाएगी, फल लाएगी, तो बाजार जाने पर ही फल लाने की क्रिया यहां पर आश्रित है। जब आप कहते हैं कि मैं बाजार से फल लाऊंगा या मैं बाजार जाकर फल लाऊंगा, तो इसमें बाजार जाने पर ही आपके फल लाने की क्रिया निर्भर करती है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होंगे वह मिश्रित वाक्य के उदाहरण होंगे। और जो वाक्य परिवर्तन है और उसके बाद जो दूसरे उदाहरण है, इसको आप पूरी गंभीरता के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। अगली कक्षाओं में भी इसका प्रयोग आपको बार बार करने का अवसर मिलेगा, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इसको पूरे गंभीरता के साथ, पूरे अभ्यास के साथ इसको पढ़ें।
जैसे अगर मान लीजिए उदाहरण के रूप में देखिए कि बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य को अगर निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करना हो तो हम लिखेंगे बच्चे नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि निषेधवाचक में नहीं का प्रयोग होता है या मत का प्रयोग होता है या न शब्द का प्रयोग होता है, यानी क्रिया के न होने का वर्णन किया जाता है। तो बच्चे खेल रहे हैं को निषेधवाचक में जब परिवर्तित करेंगे तो हम कहेंगे बच्चे नहीं खेल रहे हैं। इसी प्रकार विधानवाचक वाक्य के रूप में अगर परिवर्तित करना हो, मीना आज नहीं पढ़ेगी, तो मीना आज नहीं पढ़ेगी इस वाक्य को हम विधानवाचक के रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे, मीना आज पढ़ेगी। विधानवाचक में क्या होता है, जैसा मैंने आपसे बताया था कि आपकी परिभाषा आपकी पुस्तक में थोड़ी सी गलत दे दी गई है, उसको आप सुधार लेंगे। विधानवाचक में किसी भी कार्य को या किसी भी क्रिया को करने की सूचना दी जाती है या उसके होने का वर्णन किया जाता है। ठीक है। प्रश्नवाचक आप सब जानते हैं, इसमें आपको प्रश्न पूछ लेना होता है। रोगी चल फिर सकता है, इसको अगर आपको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना हो तो आप क्या कहेंगे, क्या रोगी चल फिर सकता है। क्या प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग पहले कर दिया, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर दिया और वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। इसी प्रकार से अगर आज्ञावाचक वाक्य में देखें, वह मिठाई खाता है, तो आज्ञावाचक में अगर आपको इसको परिवर्तित करना है तो हम कहेंगे वह मिठाई मत खाए। आप उसको वह मिठाई खाए के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम ये मानते हैं कि मिठाई खाना एक अच्छी आदत नहीं होती है, वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसलिए सही आज्ञावाचक वाक्य इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे कि वह मिठाई मत खाए। ठीक है। इसके बाद संकेतवाचक वाक्य है, छुट्टियां होने पर हम चलेंगे। इसको अगर संकेतवाचक में बदलना हो, जैसा कि मैंने कहा था कि संकेत या एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, तो यदि छुट्टियां होंगी तो हम चलेंगे, इस प्रकार से हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। इच्छावाचक वाक्य में वह पढ़ता है, इसको अगर इच्छावाचक में अगर आपको परिवर्तित करना है तो आप कहेंगे कि काश वह पढ़ता। काश के बाद विस्मयबोधक का चिन्ह लगाएंगे और वह पढ़ता। इस प्रकार से आप अपनी भावना को, अपनी इच्छा को, अपनी शुभकामना को आप व्यक्त करेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर संदेहवाचक वाक्य हो कि आज वर्षा होगी, इस वाक्य को अगर आपको संदेहवाचक वाक्य में परिवर्तित करना हो तो आप क्या लिखेंगे कि शायद आज वर्षा होगी। शायद शब्द का जब आप प्रयोग कर देते हैं तो उससे जो क्रिया हो रही है या क्रिया जो होने वाली है उस क्रिया में संदेह उत्पन्न हो जाता है और वही फिर संदेहवाचक वाक्य बन जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप पूरी गंभीरता से पढ़ेंगे। विस्मयादि वाचक वाक्य में तुमने पुरस्कार जीता, इसको अगर आप परिवर्तित करें विस्मयादि बोधक में, तो पुरस्कार जीतना चूंकि अच्छी बात है, प्रशंसनीय कार्य है, तो आप वह शब्द का प्रयोग करते हुए और उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हुए आगे आप लिख देंगे कि तुमने पुरस्कार जीता, वाह तुमने पुरस्कार जीता। तो इस प्रकार से यह वाक्य परिवर्तन हो गए अर्थ के आधार पर। फिर इसी तरह से आप रचना के आधार पर भी अपने पुस्तक में देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वाक्य संश्लेषण के विषय में, बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्य संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, मिलाना, ज्वाइन करना, समाहित करना। तो इस प्रक्रिया में या इसमें वाक्य संश्लेषण में हम अनेक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। इसका लाभ क्या होता है, कई बार एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होने के कारण पुनरावृत्ति दोष आ जाता है या एकरूपता आ जाती है वाक्य में, या वाक्य विस्तृत हो जाते हैं। लेकिन जब हम वाक्य संश्लेषण का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम कई वाक्यों को मिलाकर और एक वाक्य में जब परिवर्तित करते हैं तो वह संक्षेप हो जाता है वाक्य, और उसके साथ साथ उसमें जो कई शब्द होते हैं बार बार प्रयोग होते हैं, 3 अलग अलग या 4 अलग अलग वाक्यों में, 2 अलग अलग वाक्यों में, उनका प्रयोग कम हो जाता है, तो वाक्य सुंदर और सार्थक बनता है। जैसे अगर आप उदाहरण देखिए कि मीरा घर आई, उसने किताबें निकाली, और फिर तीसरा वाक्य वह पढ़ने बैठ गई। तो 3 वाक्य अगर दिए गए कि मीरा घर आई, उसने किताबें निकाली, वह पढ़ने बैठ गई, इन तीनों अलग अलग वाक्यों को जब आप वाक्य संश्लेषण के अंतर्गत मिलाएंगे, जोड़ेंगे, तो एक वाक्य बनेगा मीरा घर आकर किताबें निकालकर पढ़ने बैठ गई। तो इससे आप देख सकते हैं
कि इसमें एक तो आपको संक्षेप रूप में लिखने का लाभ मिला, दूसरा कई शब्द जो बार बार प्रयोग हुए हैं उनसे आप बच गए, यानी कई बार जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है उसने और वह का, तो इससे आप बच गए, तो वाक्य इससे सुंदर और स्पष्ट बन जाता है। इसी प्रकार से अन्य भी दूसरे उदाहरण हैं, आप उनको देखेंगे। वाक्य रूपांतरण है। वाक्य रूपांतरण आप जानते हैं, रूपांतरित करना यानी परिवर्तित करना, बदलना। तो रूपांतरण किन आधारों पर किया जाता है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लें। विशेषण के स्थान पर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करते हुए, भाववाचक संज्ञा के स्थान पर विशेषण का प्रयोग करते हुए, और फिर सर्वनाम परिवर्तित करते हुए। इसी प्रकार से वाक्य का अर्थ बदले बिना नहीं जोड़ना या नहीं को हटाकर वाक्य बनाना, वाच्य या काल परिवर्तन, शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखना, या लिंग और वचन संबंधी परिवर्तन जिसमें कहा जाता है कि लिंग बदलिए और वाक्य को पुनः लिखिए, या अर्थ और रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन जिसके विषय में भी आपने पढ़ा। श्रम शुद्धि भिन्नार्थक शब्द का प्रयोग करना, यानी जो सुनने में एक जैसे लगते हो लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होते हो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखना, और भी दूसरे अन्य तरीके होते हैं। तो अभी हम कुछ विशेष के बारे में पढ़ेंगे। जैसे भाववाचक संज्ञा के स्थान पर अगर हम विशेषण का प्रयोग करें, और इससे संबंधित एक प्रश्न पिछली परीक्षा में आ भी चुका है, तो वह इस प्रकार था कि आलस्य के कारण वह सफल नहीं हो पाया। तो आलस्य शब्द के स्थान पर विशेषण शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य आपको लिखना था, तो आपने लिखा था, और उत्तर भी जो सही होगा वह होगा कि आलसी होने के कारण वह सफल नहीं हो पाया। इसी प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं, और आप उन सभी उदाहरणों को पढ़िए और उन सभी उदाहरणों से आप सीखिए। अब हम लोग जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है वाच्य एवं काल परिवर्तन। इसके विषय में अध्ययन करेंगे। वाच्य एवं काल परिवर्तन आपके पुस्तक में पृष्ठ संख्या 300 पर यानी 300 पर दिया गया है। जो उदाहरण उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक वाक्य है, गायक भजन गा रहा है। इसको आपको कर्म वाच्य में बदलना है। गायक भजन गा रहा है, यह इसको आपको कर्म वाच्य में बदलना है। कर्तृवाच्य में है, यानी अभी गायक भजन गा रहा है, इसमें कर्ता को महत्व दिया गया है, आपको कर्म को प्रधानता देते हुए कर्मवाच्य में से परिवर्तित करके लिखना है। तो गायक भजन गा रहा है, इसको हम इस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि गायक द्वारा भजन गाया जा रहा है। ठीक है, गायक द्वारा भजन गाया जा रहा है। इसी प्रकार शब्द समूह के स्थान पर अगर एक शब्द का प्रयोग करना हो, तो एक उदाहरण अगर आप देखें कि मेरी यह कविता किसी की नकल नहीं है। मेरी यह कविता किसी की नकल नहीं है। तो इसमें मेरी यह कविता और किसी की नकल नहीं है, इस वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का जब आप प्रयोग करेंगे तो मौलिक शब्द का आप प्रयोग करेंगे कि मेरी यह कविता मौलिक है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपने देखा कि वाक्य संक्षेप हो गया, छोटा हो गया, अर्थ में परिवर्तन भी नहीं हुआ। तो यह वाक्य की सुंदरता को और अधिक बढ़ाता है। इसी प्रकार से दूसरे भी बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं। आप इन सभी उदाहरणों को पढ़ेंगे और उसके आधार पर आप अपनी तैयारी को और अधिक पुष्ट करेंगे। जैसे आप एक उदाहरण अगर देखें कि इन फूलों का रंग कितना निराला है, इसमें अगर वचन बदलने को आपको कहा जाए तो इस फूल का रंग कितना निराला है, इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। या अगर आप दूसरे और भी उदाहरण दिए हुए हैं आपके पुस्तक में, उन सभी उदाहरणों को आप पढ़ेंगे और उन सभी उदाहरणों के आधार पर आप अपनी तैयारी को और अधिक पुष्ट करेंगे। जैसे अगर आप एक वाक्य, मैंने आपको संदेहवाचक में बदलने को कहा था कि आज वर्षा होगी, इसे अगर संदेहवाचक में बदलना हो तो हम क्या कहेंगे, शायद आज वर्षा होगी। अगर मान लीजिए कि
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हुए एक उदाहरण आपसे कहा जाए कि मेरी यह कविता किसी की नकल नहीं है, तो इस किसी की नकल नहीं है के स्थान पर जब आप एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो होता है मेरी यह कविता मौलिक है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि एक उदाहरण आपको कहा जाए कि आप कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलकर वाक्य लिखिए, गायक भजन गा रहा है। इस वाक्य को अगर कर्मवाच्य में बदलना हो तो आप कहेंगे कि गायक द्वारा भजन गाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 4 में जो खंड 5 है और उसके अंतर्गत 3 खंड पूछे जाते हैं, वाक्य संरचना से संबंधित, वाक्य संश्लेषण से संबंधित, उनको आप ध्यान पूर्वक गंभीरता पूर्वक पढ़ेंगे। पोर्शन आपको बताया जा चुका है और उस पोर्शन के आधार पर आप अपनी तैयारी तृतीय सेमेस्टर के लिए करेंगे और आपको पृष्ठ संख्या बता दी गई है, उस पृष्ठ संख्या के आधार पर आप अपनी तैयारी करें और पूरी गंभीरता से पढ़ें, तन्मयता से पढ़ें, एकाग्रता से पढ़ें। अच्छा लग रहा है कि आप विद्यालयों में आ रहे हैं और जब आप विद्यालयों में उपस्थित होकर अपनी परीक्षाएं देंगे, आगामी संभवतः 8 तारीख से आपकी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, तो और भी अच्छा लगेगा और आप सब तनाव रहित होकर प्रसन्नपन से विद्यालय में आइए, परीक्षा दीजिए और प्रयास करिए कि आप सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करें, कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सबसे विदा। धन्यवाद, आभार।